नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। बांग्लादेश में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद ये तो साफ हो चुका है कि शेख हसीना के लिए वहां हालात ठीक नहीं है। हसीना ने आज बांग्लादेश बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद वो बुधवार रात संबोधित करने वाली थी। उनके संबोधन के दौरान हंगामा हो गया। उनके विरोध में निर्धारित समय से पहले ही प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने शाहबाग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से धान मंडी तक मार्च किया, जहां उन्होंने बलपूर्वक मुख्य प्रवेश द्वार तोड़ दिया और ऐतिहासिक इमारत में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बुधवार की रात अचानक फिर बांग्लादेश सुलग उठा, जब बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ऑनलाइन स्पीच के जरिए बांग्लादेश के लोगों को संबोधित कर रही थी। हसीना मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को ललकार रही थी। तभी ढाका में यूनुस समर्थक भड़क उठे। बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। अपने फेसबुक लाइव में जैसे ही हसीना ने बोलना शुरू किया, प्रदर्शनकारियों ने मुजीबुर रहमान मेमोरियल पर धावा बोल दिया और उसकी दीवारें गिरानी शुरू कर दी। बाद में वो इमारत को गिराने के लिए क्रेन और खुदाई करने वाली मशीन लेकर आए। कई प्रदर्शनकारियों ने हसीना की फांसी की मांग करते हुए नारे भी लगाए। उन पर पिछले साल हिंसक विद्रोह के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत का आरोप लगाया। पहले ही प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने शाहबाग स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से धान मंडी तक मार्च किया, जहां उन्होंने बलपूर्वक मुख्य प्रवेश द्वार तोड़ दिया और ऐतिहासिक इमारत में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हसीना ने कड़े शब्दों में इस आक्रोशित आंदोलन की निंदा की है। शेख हसीना ने कहा है कि संरचना को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। एक घर से क्यों डरना? मैं बांग्लादेश के लोगों से न्याय चाहती हूँ। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर ऐसा अपमान क्यों? पहली बार नहीं है जब धान मंडी 32 मेमोरियल को निशाना बनाया गया है। 5 अगस्त 2024 को आवामी लीग शासन के निष्कासन के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह का हमला किया था। भवन में तोड़फोड़ की गई थी और इसके कुछ हिस्सों में आग भी लगा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बांग्लादेश में हुए बवाल पर 6 अहम तस्वीरें हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। किस तरह से बांग्लादेश धधक रहा था। तो तस्वीर नंबर 1 में देखिए किस तरह से दूर दूर तक प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, 4, 5, 6। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हिंसक ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर तोड़फोड़ के बाद आगजनी की गई। द बर्निंग बांग्लादेश की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पूरा बांग्लादेश धधक रहा है और यूनुस सरकार चुप है। देखिए किस तरह से आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। बंगबंधु संग्रहालय को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि तीखा रुख इस पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का देखने को मिला। उनकी तरफ से कहा गया कि इतिहास पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, ये साफ तौर पर उनका कहना था। तो देखिए आवामी लीग पर बैन की मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो शेख हसीना की तरफ से क्या क्या कहा गया इस बयान में, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए अहम जानकारियां दे देते हैं। संरचना को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। एक घर से क्यों डरना है? मैं बांग्लादेश के लोगों से न्याय चाहती हूं। क्या मैंने अपने देश के लिए कुछ नहीं किया? फिर ऐसा अपमान क्यों? इस तरह की बातें कही गई शेख हसीना की तरफ से, जो अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। फिलहाल वो भारत में हैं।
तो दूसरा बयान भी सामने निकल कर आया। उनके पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस आजादी को बुलडोजर से नष्ट कर सकें जिसे हमने लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर हासिल किया है। वो घर को ढहा सकते हैं लेकिन इतिहास को नहीं। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है, बुलडोजर से इतिहास नहीं मिटा करता। इस बात का जिक्र शेख हसीना करती हुई नजर आती हैं। तो उनका तीसरा बयान भी सामने निकल कर आया। अगर अल्लाह ने मुझे इन सभी हमलों के दौरान जीवित रखा है तो मेरे लिए कुछ काम बचा होगा, वरना मैं इतनी बार मौत से कैसे बच सकती थी। तो बड़ी बातें शेख हसीना की तरफ से कही गई। वहीं शेख हसीना की तरफ से ये भी कहा गया कि मोहम्मद यूनुस की योजना मुझे और मेरी बहन को मारने की थी। ये बड़ा बयान दिया गया शेख हसीना की तरफ से। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर उन्होंने निशाना साधा। तो शेख हसीना ने साफ तौर पर कहा कि मोहम्मद यूनुस की योजना मुझे और मेरी बहन को मारने की थी। वहीं शेख हसीना की तरफ से आगे कहा गया कि अपने शैक्षणिक संस्थानों को आतंकवादियों के हवाले ना करें। ये सलाह दी गई है शेख हसीना की तरफ से यूनुस सरकार को। तो संस्थानों को आतंकियों के हवाले ना करें, ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया शेख हसीना का। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनकी तरफ से कल ऑनलाइन बयान दिया जा रहा था, उस दौरान हिंसा भड़क गई बांग्लादेश में। आवामी लीग पर बैन की मांग लगातार करने यहां पर उठने लगी। अब देखिए, द बर्निंग बांग्लादेश से जुड़ी अहम जानकारियां भी आपको बता दें। तख्ता पलट की कहानी क्या कुछ थी, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। जहां पर आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ था। तख्ता पलट की पूरी कहानी शेख हसीना की, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अब आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था उस दौरान, जिसको लेकर स्टूडेंट्स का आक्रोश भी वहां पर देखने को मिला था। और उसके बाद छात्रों ने हसीना के इस्तीफे की मांग की और ये मांग जो है वो जोर पकड़ती हुई यहां पर नजर आई और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ नजर आए। 5 अगस्त 2024 जब हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से बांग्लादेश में हालात हो गए थे। बांग्लादेश सरकार ने हसीना का पासपोर्ट तक रद्द कर दिया था। तो देखिए, तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आई थी। हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के कई सारे मुकदमे जो है वो यहाँ पर दर्ज किए गए थे। इसी के साथ ही बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्रिमिनल जो वहाँ की पूरी टीम है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। वहीं देखिए, बांग्लादेश भारत से हसीना के डिपोर्ट करने की लगातार यहाँ पर मांग कर रहा था। तो देखिए, बांग्लादेश में किस तरह से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, अहम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। वहीं इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बांग्लादेश में क्या स्थिति इस वक्त की देखी जा रही है? अवामी लीग की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था, आज क्या जानकारियां, क्या हालात हैं बांग्लादेश के? देखिए, हालात तो पिछले 6 महीने से बांग्लादेश में बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगस्त में थे, उसी तरह के हालात हैं। और गाय बेगाए हिंसा होती रहती है, माइनॉरिटीज को अटैक किया जाता है, टारगेट किया जाता है। और अब अवामी लीग ने जिस तरह से अपना जो है ऐलान किया था धरने का, तो उसके बाद आधी रात परसों हिंसा भड़क गई और जो राष्ट्रपिता हैं बांग्लादेश के शेख मुजीब, उनका जो घर है उन पे अटैक किया गया, सारे घर को जला दिया गया, बुलडोजर से गिराया गया। कुल मिलाकर वहां पर अभी भी अराजक स्थिति बनी हुई है पिछले 6 महीने से। और चेतावनी भी मिलती रहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चुने गए हैं, उन्होंने अपने चुनाव कैंपेन में भी कहा था बांग्लादेश को कि सभी स्थितियों पर नियंत्रण किया जाए, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बावजूद इसके वहां पर अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है। और शेख हसीना जो कि अब 10 प्रधानमंत्री हैं वहां पे, अगस्त में जब उन्होंने पद छोड़ा उसके बाद वो भारत आई हैं और भारत में शरण लिए हैं। उन्होंने भी फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने कहा कि वो बच गई हैं, उनकी मौत नहीं हुई है, तो कुछ न कुछ उनके हिस्से में काम जरूर पड़ा हुआ है और वो खुद को फिर से खड़ा करेंगी बांग्लादेश में। और जो यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस सरकार के मुखिया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो खुद जानबूझकर उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं, उन पर निशाना लगा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को की हत्या करना चाहते हैं। शेख हसीना और उनकी बहन की हत्या, ये भी बात कही उन्होंने।
और हालांकि सरकार के ऊपर से कोई बयान नहीं है, लेकिन स्थिति स्वाति बिल्कुल अगस्त से जैसे बनी हुई थी बिल्कुल उसी देखिए। तरह की और अभी भी इस तरह की बड़ी बातें शेख हसीना की तरफ से अजीत कही गई हैं, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मेल मिलाप करते हुए, मुलाकात करते हुए बहुत नजर आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस। और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ISI जो है वो ढाका में बैठकें कर रही है। आखिर यूनुस जो है वो कहां ले जा रहे हैं बांग्लादेश को? क्या वो ये दौर भूल गए थे जब 1971 में लगभग 30 लाख से ज्यादा बंगालियों का नरसंहार किया गया था, वहां पर बलात्कार किया गया था? बिल्कुल देखिए स्वाति, मोहम्मद यूनुस हालांकि वो उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, लेकिन तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मॉडरेट हैं और बड़े सुधार करने के समर्थक हैं, सुधार होना चाहिए। लेकिन देखिए जब से मोहम्मद यूनुस सरकार के मुखिया बने हैं वहां पर जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। तो यानी जो अंदेशा लगाया गया था कि शायद कुछ स्थिति में सुधार आएगा, वो सुधार नहीं हुई। और पाकिस्तान के साथ नया गठजोड़, जो कि पाकिस्तान उनका हमेशा से विरोधी रहा है, और पाकिस्तान ने किस तरह से अत्याचार किए वहां पर 71 में जब क्रांति हुई और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन आर्मी के समक्ष जिस तरह से सरेंडर किया, उसके बाद नए देश का उदय हुआ। अब देखिए बांग्लादेश के बारे में कहा जाता था कि उनकी इकोनॉमी काफी तेजी से उभर रही है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसी स्थिति हो गई है कि लगभग आधे से ज्यादा उनका जो कॉटन इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट का काम था वो ठप होता चला जा रहा है। और बांग्लादेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान उनके कॉटन का है, उनके सूत का है, लेकिन उनका कॉटन का जो इंडस्ट्री है जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रही थी और भारत को उससे खतरा भी हुआ था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है और धीरे धीरे ग्रोथ उनकी खत्म होती चली जा रही है। बहुत सारी फैक्ट्रियां उनकी बंद होती चली जा रही हैं। तो बांग्लादेश की यही स्थिति रही तो पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनने से उसे नहीं रोका जा सकता। बिल्कुल। और इसी तरह की स्थिति भी वहां पर बनती हुई अजीत नजर आ रही है। इस लंबे वक्त से ऐसी ही स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, लेकिन कल जिस तरह से बांग्लादेश में धक्का व पूरा मामला, और साथ ही साथ आपको बता दें शेख मुजीबुर रहमान के आवास बंगबंधु संग्रहालय में वहां पर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, भारी तादाद में भीड़ ने वहां पर ये तांडव किया। वहीं देखिए इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अजीत, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, यूनुस सरकार पर इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो 1971 के दस्तावेज थे, पाकिस्तान का जो चेहरा था उसको यहां पर छुपाने की कोशिश हो रही है। और वहां के जो रेडियो स्टेशन हैं उनको बोला गया है कि उस दौरान जो गीत लिखे गए थे उस आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता से संबंधित, उन्हें प्रसारित ना करें। ये क्या सोच है यूनुस सरकार की? देखिए बिल्कुल स्वाति, सही बात है कि दरअसल पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और दोस्ती बढ़ा रहे हैं यूनुस। उसका चूंकि पाकिस्तान की हार हुई थी और पाकिस्तान के 1 लाख से ज्यादा सैनिकों का सरेंडर हुआ था, और ये बात पाकिस्तान अभी तक हजम नहीं कर पाया है। तो अब चूंकि ISI से गठजोड़ बढ़ रहा है बांग्लादेश का, तो वहां पर 1971 के जो मुक्ति संग्राम था उससे जो जुड़े जो दस्तावेज है, जो सबूत है, वो हटाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं, जिनसे जो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई थी वो हटाई जा सके। लेकिन इतिहास को जैसा कि शेख हसीना भी अपने स्टेटमेंट में बोल चुकी है कि ठीक है शेख मुजीब का घर जला दिया गया, लेकिन इतिहास नहीं जलाया जा सकता। इतिहास है कि 1971 में बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम हुआ था, भारतीय सेना आई और पाकिस्तान को पराजय झेलना पड़ा, उसके 1 लाख लोगों को सरेंडर करना पड़ा, और उसके बाद इंडियन आर्मी ने और भारत ने एक नया देश बनाया जो कि बांग्लादेश के नाम से चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर जिसे कोई नहीं भूल सकता, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को अब तक ये बात नहीं पची है। अजीत, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी जिक्र किया कि यूएस की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश को मिलने वाली सभी जो सहायता है बंद कर देंगे अगर नहीं सुधरा बांग्लादेश। लेकिन ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यूएस एड के तहत जिस तरह से बांग्लादेश के विकास को लेकर जो सहायता की जाती थी उसको लेकर बड़ा ऐलान ट्रंप की तरफ से किया गया है कि इसे बंद किया जाएगा। पाकिस्तान को भी इस तरह की सहायता मिलती थी, उसे भी बंद किया जाएगा। क्या देखें
इससे बड़ा असर बांग्लादेश की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। अभी भी जो कंडीशन बांग्लादेश की हुई है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का जो हितैषी रहा है वो क्या परिणाम भुगतता है ये किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरह के नेता हैं और खास करके कट्टरपंथियों के लेकर वो बहुत हमेशा वो अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। और गाजा में भी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने शपथ लेने से पहले ही कहा था कि इजराइल के सारे बंधक छोड़ दिए जाए, नहीं ऐसी सजा मिलेगी कि कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। बांग्लादेश के बारे में भी उन्होंने कहा था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ खास करके हमला हो रहा है ये सही नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। नहीं रोका गया तो बांग्लादेश को जो सहायता मिलती है अमेरिका के द्वारा वो रोका जाएगा। और बांग्लादेश की इकॉनमी आप देखिए कि किस तरह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान की हालत खराब है, इराक में हमने देखा ही, और उसके बाद श्रीलंका में किस तरह से स्थिति वहां पैदा हुई थी, और म्यांमार के जो हालात हैं कि वहां जो सैनिक शासन है उससे गृह युद्ध जैसी स्थिति है, और वही अब जो है बांग्लादेश में भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। नेपाल में भी बहुत हद तक यही स्थिति रही, लेकिन नेपाल फिलहाल अभी उतनी स्थिति खराब नहीं हुई है। लेकिन बांग्लादेश में यही हालात रहे तो 6 महीने बाद वहां पर क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रीलंका जैसे हालात वहां पर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे अहम बात की जो उनकी इंडस्ट्री थी और जो काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा था कॉटन इंडस्ट्री, वो खराब हो रही है। जो मदद मिलती थी आईएमएफ से, जो अमेरिका से मदद मिलती थी, वो भी रुक जाएगी। तो ऐसे में उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। बांग्लादेश सरकार ये बात क्यों नहीं समझ रही है अजीत? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने ये बात समझ ली है। और देखिए शहबाज शरीफ जो गिड़गिड़ा रहे हैं भारत से कि तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करना चाहते हैं, उनमें से एक मुद्दा जो है कश्मीर भी है। देखिए पाकिस्तान खैर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ। उसके स्टेटमेंट कुछ और होते हैं, उनकी नीयत कुछ और होती है। और अभी भी किस तरह से वहां पर टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है एक हथियार के रूप में भारत के खिलाफ। हाँ। अभी भी जम्मू कश्मीर में देखिए तो आए दिन घुसपैठ की बात होती रहती है। तो पाकिस्तान की स्थिति दूसरी है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत की अच्छी संधि रही है। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो काफी अच्छा संबंध था बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश काफी ग्रो कर रहा था, उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी थी। और मैं ये भी कहूंगा कि भारत की जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको डर लगने लगा था कि अगर बांग्लादेश की कॉटन इंडस्ट्री इसी तरह से ग्रो करेगी तो पूरी दुनिया में उसके एक्सपोर्ट होने लगेंगे और भारत की कॉटन इंडस्ट्री ठप हो सकती है। लेकिन अब वहां पर इस तरह से हालात, और सबसे अजीब बात यह है कि वहां की सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। यानी अमेरिका से भी रिश्ता खराब कर रही है, और वहां चूंकि सपोर्ट आता है, पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं, और यदि डॉलर्स नहीं आएंगे, उनकी एक्सपोर्ट बंद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक रूप से उनको बहुत ज्यादा जो है उनकी स्थिति खराब हो सकती है, जैसे कि श्रीलंका पाकिस्तान हमने देख लिया है। अब नंबर बांग्लादेश का है, तो बांग्लादेश सरकार को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती से उसमें सुधार नहीं होगा उसकी इकॉनमी में, बल्कि पूरी दुनिया में अच्छा संबंध रख के कॉटन इंडस्ट्री पे फोकस करके, और अपने खास करके इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के साथ आप देखिए कि पूरी दुनिया में इंडिया सबसे अच्छी ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया में एक तरफ पूरा मंदी आने वाली है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और सबसे तेजी से विकास करने वाली ये अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो भारत के साथ अगर संबंध खराब होंगे तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक रूप से भी, न सिर्फ डिप्लोमेटिक बल्कि इकोनॉमिक रूप से भी बांग्लादेश की स्थिति खराब हो सकती है। ये चीज बांग्लादेश सरकार को जो सोचनी चाहिए, जो उनको समझ में नहीं आ रही है। अजीत ये भी समझने की कोशिश करेंगे आप, देखिए क्योंकि नजदीकियां बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इससे भारत को क्या चिंता करने की जरूरत है, खासकर बॉर्डर एरियाज में? देखिए स्वाति, पिछले साल यहाँ इलेक्शन हुए थे, आम चुनाव हुए थे, और एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ये आई है। तो विशेष जो फोकस है इंडिया का पिछले 6 महीने से अगर देखा जाए तो इकोनॉमी को अपनी, चूंकि 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था है और उसकी 3रे स्थान पर आना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ रहता है, हमेशा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। श्रीलंका से भी अच्छे रिश्ते नहीं थे, लेकिन अब थोड़ा सुधार हुआ है। नेपाल से भी आए दिन रिश्ते उतार चढ़ाव चलता रहता है।
बांग्लादेश से इस समय स्थिति खराब है, लेकिन भारत इन सब चीजों पर ध्यान न देते हुए अपनी इकोनॉमी पे फोकस करता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। और यही लिए आप देखिए दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं, जो सबसे प्रभावशाली नेता हैं, वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। चाहे आप देखिए रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और उसके बावजूद रूस से भी भारत के अच्छे संबंध हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी खुद मिलने प्रधानमंत्री गए थे ट्रेन के जरिए और उन्होंने गले लगाकर मुलाकात की। इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं, पूरे यूरोप के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। अमेरिका जो कि सबसे प्रभावशाली देश है, उसके साथ कितने अच्छे रिश्ते हैं कि टैरिफ अभी लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति बनने के बाद। चीन के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, लेकिन भारत के ऊपर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया। तो इससे समझा जा सकता है कि भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और भारत अपने आसपास क्या चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हाँ। उसका सिर्फ फोकस है मोदी सरकार का कि किस तरह से अपनी पांचवी जो दुनिया में अर्थव्यवस्था है उसको तीसरे नंबर पे कैसे लाए और कैसे तेजी से आर्थिक विकास हो। बिल्कुल देखिए अजीत, क्योंकि देखिए 10% टैरिफ चीन पर लगाया गया, हालांकि 1 महीने की मोहलत जो है वो दी गई है कनाडा को और इसी के साथ ही साथ मैक्सिको को। अजीत, ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और अंतरिम सरकार की ये जिम्मेदारी है कि स्थिति पर कंट्रोल करे, लेकिन यूनुस जो है वो पाकिस्तान पे ही पूरी तरह से लट्टू नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर, जिस बात का हम लगातार आपसे जिक्र कर रहे हैं, तो छात्रों का भविष्य कहां जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया शेख हसीना का भी कि अगर मैं बची हूं तो जाहिर तौर पर कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। ये क्या संकेत देता है? बिल्कुल, इससे माना जा सकता है कि शायद शेख हसीना वापसी करें, बांग्लादेश जाएं और वहां पर फिर से अपनी पार्टी को, अपने समर्थकों को फिर से खड़ा करें और चुनाव लड़े। क्योंकि चुनाव वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अंतरिम सरकार की कि जल्दी देश में चुनाव कराए, लेकिन अभी तक चुनाव का कोई अंदेशा नहीं दिख रहा है। कोई कब चुनाव वहां पर होंगे, कौन सी पार्टियां लड़ेगी, क्योंकि अवामी लीग को तो अभी फिलहाल उस पर रोक लगा रखी है और उसको पता नहीं चुनाव में लड़ने दिया जाएगा या नहीं लड़ने दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शेख हसीना का जो स्टेटमेंट है उससे जरूर ऐसा लगता है कि शायद वो वापसी करेंगी, वापस बांग्लादेश जाएंगी और वहां फिर से अपने समर्थकों को एकजुट करके फिर से वहां पर वो चुनाव लड़ेंगी और कोशिश करेंगी कि वहां पर उनकी पार्टी की सरकार बने और जो काम उनके अधूरे रह गए हैं वो पूरे किए जाएं। लेकिन अभी की स्थिति से स्वाति नहीं लगता कि वहां पर जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल देखिए अजीत, क्योंकि सत्ता की कुर्सी जिसको मिल जाती है उससे वो कुर्सी छोड़ी नहीं जाती और शायद यही हाल मोहम्मद यूनुस का भी है। अजीत, बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।